सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास एक अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है और एक अरिहंत जो काफ़ी बच्चे अवतार के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसके बाद राजीव। तो 2023 सेट नंबर 3 जिसका कोड है DX जो आपने थंबनेल पे देखा है। तो इन तीनों अनसोल्डों का हल इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। 2023 सुन लो एक बार फिर, 2023 सेट नंबर 3 और जिसका कोड DX। ठीक, इन तीनों अनसोल्डों में एक ही पेपर है। ठीक है, चलिए भाई अब वीडियो आप आराम से देखिए। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2023 सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो भैया ज़्यादा ना समझ ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला तो नहीं बताया कि जहाँ पर स्टार बना हुआ है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु -3,5, बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी है, ये बताना है। चलिए समझिए प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु -3,5, तो हमसे बाई अक्ष से दूरी पूछी, तो हम लिखेंगे बाई अक्ष से दूरी। तो देखो बाई अक्ष से दूरी बराबर, देखो ये x का मान होता तो x लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाई अक्ष से दूरी बराबर x, और x का मान कितना -3 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए -3। देखो पहला मान x का कहलाता, दूसरा मान बाई का कहलाता है। ठीक है, यानी भुज गामा कोट। अगर आपसे पूछे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी तो बराबर बाई लिखना है, और बाई का मान कितना 5 है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा गया है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी बराबर x, और x का मान -3 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 2 है, इसको देखिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको 144 के अभाज्य गुणनखंड करने ऐसे करके 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटना है, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटना है, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटना है, 2 नेम 18। ठीक, फिर 3 से काटना है इसको, 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकन 3। तो आपको क्या लिखना है, 144 बराबर, देखो 2 से कितनी बार काटा, 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4, और 3 से कितनी बार काटा, 2 बार काटा, तो 3 पे घात 2। बेटा ये प्रश्न का आंसर आ गया। तो कहाँ पर मिलेगा ये हमें, अच्छा हाँ देखो ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। घातों का योग कितना होगा ये बताना। देखो यहाँ पे घात कितनी है 4, यहाँ पे घात कितनी है 2 है, तो इन घातों को जोड़ दो। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप, घातों का योगफल बराबर हो जाएगा 4 + 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी अगला देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक बार प्रश्न को दिखा दें। दिया गया, यानी इन दोनों संख्याओं का, प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं का मासा दिया हुआ 3168। फिर इन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है। ये लासा दिया हुआ है तो मासा निकालना है। ठीक, ये दो संख्या, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का लासा ये है तो मासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा, उसको देखेगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसका लासा दे रखा है 3168 और मासा हमें पता नहीं है, और पहली संख्या हमारी 132 और गुणा दूसरी संख्या है 288। अब इसको हल करिएगा, तो पहले 11 से काटिए इसको। देखो यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, इसको काटिए 11 से,
11 दूनी 22, तो यहाँ पे बचा हुआ 9। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 96। तो 12 अट्ठे, नहीं 11 से काट रहे हैं ना, 11 अट्ठे 88, तो 8 बार जाएगा ये। फिर यहाँ पे 8 बचा तो फिर 8 बार चला जाएगा, 12 से काटिए तो ये हो जाएगा हमारा 12 एकन 12। और देखो 12 दूनी 24, यहाँ पे 4 बचा हुआ तो 48, 5 चौक 48। 24 से काटो, 24 एकन 24, और 24 एकन 24 में 4 बचा हुआ, और 24 दूनी 48। तो यहाँ पे मासा बराबर 12, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कहाँ पे टिक लगाएंगे आप, तो डी, हाँ डी वाला सही हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 5। यदि द्विघात समीकरण इतना दिया कि मूल बराबर तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 इसको देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस 12x प्लस m और बराबर 0। यहाँ पे मूल समान है, तो जब मूल समान होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, जब मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान ये -12 है, तो -12 का वर्ग करिए, -4, a का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। ठीक है, और c का मान m है तो यहाँ पे m और बराबर 0, और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, और ये 4 12 m हो जाएगा और बराबर 0। इस 12 m को उधर भेजिए तो 144 बराबर 12 m, तो 12 एकन 12 और 12 एकन 12, 2 बच्चा 12 दूनी 24, तो m बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। अगला प्रश्न नंबर 6 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा 5x² माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। तो हमें निकालना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। तो -b का मान कितना है, -3 है, b का मान -3 है, a का मान 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3/5। तो मूलों का योगफल 3/5। अगर आपसे यहीं पे पूछे मूलों का गुणनफल तो क्या करेंगे, देखिएगा उसको भी। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है हमारा c/a। ठीक, मूलों का गुणनफल c/a, और c का मान कितना है 2 और a का मान 5, तो 2/5, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है मूलों का योगफल, लेकिन आपको दोनों समझना है, कभी ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। मूलों का योगफल माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा, तो ये वाला विकल्प मिल जाएगा हमें, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 था। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ये 2 समीकरण दिए हुए, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, कोई हल नहीं है ये, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए समझिएगा इसको भी। प्रश्न नंबर है हमारा 7। x + 2y बराबर 70। अगला समीकरण है हमारा 2x + λy और बराबर है 35। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 कर लो और इसको 2 कर लो। तो यहाँ पे प्रश्न करा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ये रेखाएं कहलाती हैं हमारी समांतर, और समांतर होने के साथ साथ इनका कोई हल नहीं होता है, तो इसी प्रकार इनको लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखो 1 होता है, तो 1/2 और बराबर 2/λ, इस प्रकार। और ये वाला लिखेंगे नहीं हम, यानी इन दोनों में अनुपात लगा के इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हल करिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो λ बराबर 2 दूनी 4 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, तो ये विकल्प नंबर कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 8 है,
बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, यानी इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ये है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा भाई। प्रश्न नंबर आ गया 8। तो पहले एक लाइन ऐसे बनानी है आपको, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, और बीच में एक पॉइंट रखो पी। इसका निर्देशांक है -4, 2, और इसका निर्देशांक है 5, 6, और इसका निर्देशांक है 1/8, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, पी के निर्देशांक, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु, पी के निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो ये दोनों मान रखे जाएंगे, ठीक है। तो x1 का मान -4 और x2 का मान +5 बटा 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6 और बटा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा, P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक ये है हमारे, तो यहाँ पे लिख लो 8 4। तो a/8, 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1/2, 8/2। प्यारे बच्चों समझिए, हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो जब ए का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करें, भुज बराबर भुज कर दो इसकी, ठीक, भुज बराबर भुज कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे a/8 और बराबर 1/2, कैच गुणा करो। चाहो तो आप ऐसे यहाँ पे काट भी सकते हो, 2 1 2, 2 चौकू 8, चाहो गुणा कर लो, 2 इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा 2a बराबर 8, 2 1 2, 2 चौकू 8, तो a बराबर हमारा 4 निकलेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ, यानी इसके समांतर ये रेखा खींची गई है। तो PQ कहाँ है, PQ और ये BC, तो हमें यानी इनका अनुपात दिया हुआ है। तो AP और BP, AP और PB, इनका अनुपात ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा इसको। प्रश्न नंबर 9 है, तो यहाँ पे A, B और ये C, तो ये हमारा P और ये Q। तो देखो इसमें दिया क्या है, ये वाली वजह इसके समांतर है, और इसमें दे रखा है PQ बटा BC बराबर 1/3, ठीक। अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या, देखिए समझिएगा। देखो PQ यानी PQ, ये वाली भुजा हमारी 1 है, ठीक है। अब BC यानी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 3 है, ठीक, यानी ये वाली भुजा 3 है, तो ये वाली भी भुजा 3 है। समझो, देखो ये वाली भुजा कितनी, 1 है, तो ये 1 है, और ये वाली भुजा 1 है, ठीक है। अब ये वाली 3 है, तो ये वाली 3 होगी पूरी, और इसमें ये वाली 1 है, तो ये कितनी बचेगी, 2 बचेगी, ठीक। ये 1 है, तो ये कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो हमसे पूछा गया है AP और बटा PB, इसका अनुपात पूछा। अब देखो AP का मान कितना है प्यारे बच्चों, AP का मान 1 है, तो 1 लगा दीजिए, और PB का मान कितना, 2 है, तो 2 लगा दीजिए। बस यही इसका आंसर आ गया। या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या करके लिख लो 1/2। तो ये हमें विकल्प मिलेगा, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 के बाद 10 देखिए। प्रश्न नंबर 12 है, तो इस चित्र में AB का मान 3 है, AC का मान 6 है, BD का मान 2 है और CD का मान 4 है। तो BAD यानी ये वाला कोण और CAD यानी ये वाला कोण, यानी इन दोनों कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए समझिए कैसे हल करते हैं इसको हम। तो पहले तो एक बना ले त्रिभुज हम,
और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो प्यारे बच्चों, चित्र बना दिया मैंने। यहाँ पे हमारा ए और यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। ये वाली भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 है और ये 2 है। तो सबसे पहले भुजाओं का अनुपात देखेंगे, अनुपात क्या कह रहा है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर कामा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इनको अनुपात में लगाइए, ए बी बटा ए सी और बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 निकला। अब इसके बाद बी डी बराबर कितना हमारा, बी डी बराबर 2 है यानी 2 सेंटीमीटर और डी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब इनको अनुपात में लगाइए, तो बी डी बटा डी सी और बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो ये भुजाएं देखो अनुपात में कैसी हैं, बराबर है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हमें नई लाइन से अतः कोण ए का भाजक, जो कोण है ना, कोण ए का भाजक कौन है, एडी है। ठीक है, एडी, कोण ए का भाजक एडी सम्मुख भुजा को, देखो यानी कोण ए का भाजक एडी सम्मुख भुजा, सम्मुख का देखो यहाँ पर जो एडी है ना हमारा, एडी ये वाला कोण है, तो यानी इन दोनों कोण ये वाले, देखो इसके सम्मुख ये भुजा और इसके सम्मुख भुजा ये है। ठीक है, कोण ए का भाजक एडी सम्मुख भुजा, एडी सम्मुख भुजा यानी कि ये हमारा भाजक है, तो इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा और इसके सामने ये सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा को समान अनुपात में बांटता है। एक बार फिर समझिए, देखो जो हमारा एडी है यानी कोण एडी का, कोण एडी ये कौन है, कोण एडी का भाजक कौन है, एडी है। तो जो एडी है तो एडी के द्वारा 2 कोण बनते हैं, एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है। इसके सम्मुख भुजा ये और इसके सम्मुख भुजा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अतः कोण ए का भाजक एडी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा को समान अनुपात में बांटता है, यानी ये सम्मुख भुजा हो गई और ये दोनों संलग्न भुजाएं होंगी, तो इनको समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से अतः एडी कोण ए का अर्धक है, अर्धक होगा ऐसे लिख लो, यानी कोण जो एडी है ना, एडी कोण ए का अर्धक होगा। तो जब ये अर्धक होगा तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोण बी ए डी और बराबर कोण सी ए डी, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो उनका अनुपात कैसा होगा, ठीक है, तो इनका अनुपात 1:1 हो जाएगा। अरे भैया, जैसे मैंने कहा ये 40 है, ये 40 है। ठीक है, तो 40/40 करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/1 निकलेगा और 1/1 लिख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो अतः 1:1, इनका जो कोणों का अनुपात होगा वो 1:1 हो जाएगा। ठीक, जब इसके, अरे भाई ये दोनों कोण बराबर है हमारे। ठीक, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इनके कोणों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 13, इसको देखिएगा एक बार, प्रश्न को दिखा दें। 13 नहीं 14 है, नंबर 14 है। तो इसमें क्या करना है, कोण ए तथा पी से देखने पर, ठीक, ए और पी से देखने पर अवलंबन कोण की माप होगी, ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 लिखिएगा आप लोग।
तो यहाँ पे पहले बना लें चित्र। एक तो ये हो गया, चलो थोड़ा इधर बना लें दूसरा हम, बस खाली आपको समझना है। ये तो यहाँ पर है हमारा ए, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर बी, यहाँ पर है हमारा ओ। अब समझिएगा ध्यान से, देखो प्यारे बच्चों ये वाला कोण दिया हुआ है 60, ठीक। अब हमारा कोण ऊपर से बनता है इस प्रकार ये, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो यानी पहले ये वाला बताना है फिर इसके बाद ये बताना है। तो देखो ध्यान समझिएगा, देखो यहाँ पर ये वाला कोण कितने का है हमारा 45 का है, यानी ये वाला 45 का है। प्यारे बच्चों देखो ये हमारी ये रेखा और ये रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, तो ये एक तरीके का काम करेगी, तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक। तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे, तो ये 45 का निकलेगा। अब इसके बाद ध्यान समझिएगा, अब ये वाला कोण हमारा यहाँ पर 90 अंश का, ये 60 अंश का है, ये वाला कोण कितने का 60 अंश का, लेकिन ये पूरा कोण 90 अंश का होता है, ये पूरा कोण 90 अंश का होता है, तो 90 में से 60 दिया तो ये वाला 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 45 का मा 30। पहले इसको बताना फिर इसको बताना है, ठीक है। तो विकल्प नंबर इसका कहाँ पर है, ये विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है हमारा 17, यहाँ पे देखिए इसको भाई अपने आप करिए। प्रश्न नंबर 17 को अपने आप करिए, इसका माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, इसमें बहुलक ज्ञात करना। फिलहाल मैं बहुत सवाल करा चुका हूँ, फिर भी एक बार करा देंगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 18 लिखिएगा। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये हमारा सूत्र होता है। तो 3 गुणा माध्यक, इसका कुछ क्या पूछा गया, माध्यिका, देखो माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, ठीक है। और इसका पहले माध्य कितना है, समांतर माध्य, ठीक, 28 है और बहुलक 16, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 गुणा और माध्य, यानी समांतर जो माध्य है, माध्य को समांतर माध्य बोलते हैं, ये 28 दिया हुआ है। तो 16 प्लस 28 दूनी 56, इनको जोड़िएगा, 6 6 12 72, लो अच्छा 72 में 3 का भाग लग जाएगा इसका, ठीक है। ये वाला 3 नहीं चल रहा है अभी हमारा, 3 का भाग लग जाएगा, 3 गुणा माध्यक, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1 और 3 चौक 12, तो माध्यक बराबर 24 निकल के आ जाएगा। तो ये वाला विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 19, इसमें देखिएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक में क्या होता है, यानी बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो समझो, यहाँ पर जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा आंसर होता है। तो देखो यहाँ पे बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी, 8 है, तो 8 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा, 3 से 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 से 5। अगला देखिएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा, ये बताना। तो इसको हल ही करना, थोड़ा हल करेंगे तब बताता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। तो प्रश्न नंबर 20 की हमने टेबल बना रखी है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता और ये संचयी बारंबारता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, देखिए 4, तो पहले 4 लिखिए, इन दोनों को जोड़िए 9, फिर इन दोनों को जोड़िए 22, इन दोनों को जोड़िए तो ये बन जाएगा हमारा 42, और इन दोनों को जोड़िए तो ये बन जाएगा हमारा 50। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा n/2, ये हमारा n का मान होता है, ठीक है। तो 50/2, तो ये बनेगा 25। अब आपको ये देखना 25 किसके अंदर आता है, आपको इसमें ये देखना है, ये 25 है, ये किसके अंदर है। तो प्यारे बच्चों देखो 25 यहाँ पर आएगा आपका, ठीक, 25 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है, इसके सामने जो वर्ग अंतराल है कौन सा है, 30 से 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो 25 है भैया, 25 इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक। यहाँ इसमें कितना है, खाली कितना है 22
और 22 से छोटा है, लेकिन 25 इसके अंदर आएगा। ठीक, तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है भाई इसका आंसर हो जाएगा तो 30 से 40। इसका विकल्प नंबर कौन सा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से खंड बात चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। अब यहाँ से हमारा खंड बात चलेगा। तो प्रश्न नंबर पहले का ए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना है हमें, माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अब परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो √3 बराबर P बटा Q, और इसके आगे लिखना है जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है और कामा Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे एक करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका इसमें करोगे तो अंडर ये हो जाएगा 3Q बराबर P। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखना हमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √3Q का होल वर्ग बराबर P², इस प्रकार। तो इसका ये अंडर हट जाएगा तो ये बनेगा 3Q² बराबर P²। अब प्यारे बच्चों ये 3 जाएगा इसके नीचे, जब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो कुछ ये बन जाएगा, तो P² बटा 3। तो यहाँ पे देखेंगे P² 3 से विभाजित है, इसको समीकरण नंबर ए कर लो। तो लिखेंगे P² 3 से विभाजित है। ठीक है, फिर नई लाइन से लिखना है P भी 3 से विभाजित है। ठीक है, फिर इस P की जगह पे P बराबर 3 के, तो P इसको समीकरण नंबर कर लीजिए 1। तो P बराबर 3 के समीकरण ए में रखने पर, तो जो P बराबर 3 की है तो यहाँ पे लगा दीजिए P की जगह पे। तो ये बन जाएगा 3Q² बराबर 3K का होल वर्ग, इस प्रकार। तो ये बन जाएगा 3Q² बराबर 3 त्रिका 9K²। तो ये 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3K² बराबर Q²। अब ये 3 जाएगा इसके नीचे तो ये बन जाएगा Q² बटा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे Q² 3 से विभाजित है, तो Q² 3 से विभाजित है। ठीक है, Q² 3 से, उसे मत पढ़ लेना, Q² 3 से विभाजित है। फिर लिखना है Q भी 3 से विभाजित है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः √3 एक परमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखना है लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ये हो गया प्रश्न हमारा हल। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा नंबर बी। देखो प्रश्न नंबर बी कह रहा है
a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करना है इसमें। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर पहले का b, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर 1। तो यहाँ पे देखो tan है, तो tan में ही देखिए 1 किसका मान होता है, 45 का होता है। tan a प्लस बी बराबर tan 45। तो ये tan से tan चला जाएगा, तो a प्लस बी बराबर निकलेगा 45। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब इसके बाद इसमें दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दे रखा है। तो यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो tan a माइनस बी बराबर ये tan 30 का होता है। तो ये tan से tan चला जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर 45 है, फिर a माइनस बी बराबर 30। इस प्रकार ये b से b कट जाएगा, तो हो जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 75 हो जाएगा हमारा। 2 का भाग लगा दें तो a बराबर निकलेगा 75/2। 75/2, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो a बराबर निकलेगा हमारा 37 सही 1/2 अंश। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या करके 37.5, ठीक, अंश ऐसे भी लिख सकते हो। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो a बराबर 37.5 निकला है, तो 37.5 1 में यहाँ पे लगाना हमें, ठीक, a की जगह पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 37.5 और प्लस b बराबर 45। 37 को उधर भेजिए, तो b बराबर निकलेगा 45 माइनस 37.5, घटाइए। तो देखो 45.0 और 37.5, यहाँ से दाई लेंगे 10, और 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 दशमलव, यहाँ रह गया 4, 14 में 7 जाएगा 7। तो इसका जो आंसर निकलेगा b का 7.5 निकल के आ जाएगा आंसर। तो a और b के यही आंसर आ गए हैं। चलिए एक बार आंसर को मैच कर लें। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न नंबर सी देखिएगा इसका। तो प्रश्न नंबर है हमारा, कहाँ चला गया, हाँ इसका सी है। इसका देखिएगा, देखो 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा यहाँ पर। अब इसको देखो बेटा, यहाँ पे 2 घन है हमारे। कितने घन है? 2। पहले तो प्रश्न नंबर ध्यान से लिख लिया करो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बनाना है 2 घन, ठीक है, और दोनों घन कैसे, साइज में बिल्कुल बराबर हैं। तो एक घन ये है हमारा, और दूसरा घन ये रहा, इस प्रकार, ठीक। एक और बनाना हमें, ये छोटे बड़े हो गए, लेकिन दोनों घन कैसे, बिल्कुल साइज में बराबर हैं दोनों ये, ठीक है। इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 है। देखिए घन में 12 किनारे होते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं। लिख लो, पूछ दिया जाता है घन में किनारों की संख्या, किनारे, और किनारे को दूसरी भाषा में बोलते हैं कोर। तो घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। शीर्ष अर्थात कोने, देखो पहले किनारे समझ लो प्यारे बच्चों, ये किनारे कहलाते हैं। ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है। तो इस प्रकार ये 12 किनारे हो गए। शीर्ष कोने 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 शीर्ष हो गए। सतह, सतह अर्थात फलक, ठीक है। फलक कितने 6 होते हैं? 1 2 3, 3 ये और 3 उधर बैक साइड है इसके, ठीक, 6। तो किसी घन में किनारों की संख्या कितनी? 12, शीर्ष की संख्या कितनी? 8, और सतह की संख्या कितनी है? 6 है। अब समझिएगा, ये दोनों घन हमारे आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, समान है। तो घन की भुजा, यानी यहाँ पे जो भुजाएं हैं, ये वाली किनारे हैं, समान होंगे। तो इसकी भुजा हम ए कर ले रहे हैं, तो जब इसकी भुजा ए होगी तो इसकी भी भुजा ए होगी। अब समझिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। घन का
आयतन बराबर 64 और घन का आयतन होता भुजा क्यू, तो a पे घात 3 और इस 64 को लिखेंगे 4 पे घात 3, तो घात से घात कट जाएगी, तो इस घन की भुजा मिलेगी 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये कह रहा है इसकी भुजा ये 4 है, सभी भुजाएं 12 किनारे, 12 किनारों की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया जाता है। जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो घन से घना बन जाएगा। देखो आकृति क्या बनेगी उसको भी देख लीजिए आप। जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे हम, ठीक, ये इन दोनों को आपस में मिला दिया तो प्यारे बच्चों इसकी भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी। तो जब दो घनों को आपस में मिलाएंगे तो इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इन बराबर 4 लिख, 4 नहीं 4 4 8 हो जाएगा। तो लंबाई तो इसकी 8 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चौड़ाई इसकी 4 रहेगी और ये इसकी ऊंचाई होती है तो ऊंचाई भी 4 रहेगी। जब दो घनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो सिर्फ क्या लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2LV/BH और ये HL, ये सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लगा दीजिए 2, L का मान 8, B का मान 4, फिर B का मान 4 और H का भी मान 4, H का मान 4 और L का मान 8। हल करिए तो ये तो बन जाएगा 32, ये 16 और ये 32, इन्हें जोड़िए 2, इनको जोड़ेंगे 64 और 64 में 16 जोड़ेंगे 80। ठीक, गुणा करा दीजिए 160, 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब प्रश्न नंबर है इसका, तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का ई, बिंदुओं a, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा 2 नंबर में और ये प्रश्न बड़ा है थोड़ा, और करेंगे कैसे देखिएगा। तो प्रश्न नंबर पहले का ई लिखिए आप, पहले का ई। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे इस प्रकार हम, ये यहाँ पर ए कर लो, यहाँ पर बी कर लो। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है तो वो किनारे पे रहते हैं। तो a, -5 और अगला बिंदु है हमारा -4, 5। एक बिंदु कर लो P। तो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। ठीक, x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने, तो यहाँ पे अनुपात हम मानेंगे, ये वाली दूरी कर लो m, ये वाली दूरी कर लो 1। तो सबसे पहले लिखो बिंदु a, -5 और -4, 5 और हमारा जो हमने अनुपात माना है, अनुपात बराबर हो जाएगा m/1। ये m1 का मान और ये m2 का मान है। और प्यारे बच्चे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए आप। चलिए आगे समझिए। तो P के निर्देशांक बराबर, तो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हमारा सूत्र होता है भैया m1x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2। ये तो सूत्र आपने देखा होगा यार। m2 m1 पर लिख लो, m1 यहाँ पे होगा by2। ठीक, m1 by2 प्लस m2 और ये by1 बटा m1 प्लस m2। ये वाले सभी मान, ये वाले सभी मान इसमें रख दीजिए। तो देखो P के निर्देशांक हमारे पास ये हैं, तो P की जगह पे लिख दो यहाँ पर x, 0 बराबर। अब x, m1 का मान m हो जाएगा, x2 का मान -4 है तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए, प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 1 और बटा m1 का मान m और m2 की जगह पे 1, m1 की जगह पे m और by2 की जगह पे 5 प्लस m2 की जगह पे 1 और by1 की जगह पे -5 हो जाएगा हमारा। और
m1 की जगह पे m और m2 की जगह पे 1। इसको थोड़ा हल करिए, x कामा 0, तो ये माइनस का 4m हो जाएगा और प्लस का 1 और बटा ये बन जाएगा हमारा m प्लस 1। ये 5, ये प्लस माइनस माइनस 5, तो ये 5m हो जाएगा यार, ये 5m कर लो, ठीक है, और बटा m प्लस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, पहले हमें करनी कोट बराबर कोट, इसकी कोट ये है और इसकी कोट ये है, तो इन दोनों को आपस में आप बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर 5m माइनस 5 बटा m प्लस 1। तो कैसे गुणा करिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे किसका इसमें, इसका इसमें, तो 5m माइनस का 5 बराबर m प्लस, और एक तरीके इसका इसमें करेंगे तो 1 और इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा ना, पूरा 0 हो जाएगा ये, ठीक 0 है। इस 5 को उधर भेजो, 5m बराबर 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो m बराबर 1 निकलेगा हमारा, ठीक। जब हमने m का मान निकाल लिया, अब यहाँ पर ये भुज बराबर भुज करेंगे, यानी इन दोनों को बराबर करना हमें। अब तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस 4m प्लस 1 और बटा m प्लस 1 इतना। तो m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर माइनस का 4 गुणा 1 और प्लस 1 और बटा यहाँ पर भी 1 और प्लस 1, तो x बराबर माइनस 4 एकन 4 और प्लस का 1 और बटा 2, तो x बराबर निकलेगा माइनस का 3 बटा 2। तो अब आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक, तो जो x अक्ष के निर्देशांक हमने ऊपर लिखे हैं x कामा 0 लिखे हैं, तो प्यारे बच्चों x का मान माइनस 3 बटा 2 निकला है, तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस 3 बटा 2 कामा 0, तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ, ठीक है, ये माइनस 3 बटा 2। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, इसका एफ कैसे करते हैं उसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का एफ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2 कामा माइनस 3 तथा बी के निर्देशांक 1 कामा 4 है। तो हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, चलिए समझिएगा भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखने पहले का एफ, पहले का एफ। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचना हमें इस प्रकार, ये ठीक, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का व्यास है हमारा। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 कामा माइनस 3, ठीक, ये ए कर लो और ये बी कर लो, और बी के निर्देशांक हैं 1 कामा 4 और ए के निर्देशांक मान लो x कामा y, ठीक। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे कर लो ओ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, अच्छा ए होता ना वृत्त के बीचों बीच में होता है, तो ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखना ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे हम। सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये होते मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो o के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, 2 कामा माइनस 3, तो 2 कामा माइनस 3, तो यहाँ पे ये वाले मान लगाए जाएंगे, ठीक है। तो 2 कामा माइनस 3, x1 का मान x है और x2 का मान 1 है और बटा 2 कामा y1 का मान y है और y2 का मान 4 है और बटा 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो x प्लस 1 बराबर 4, 1 को उधर भेजो तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर 3, ठीक। अगला देखिएगा यहाँ पर, अब इन दोनों को बराबर करेंगे, तो माइनस 3 बराबर y प्लस 4 बटा 2, इसके नीचे करो तो इसका गुणा इसमें करो, y प्लस 4 बराबर माइनस का 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, इस 4 को उधर भेजो तो y बराबर माइनस का 6 और माइनस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 10 हो जाएगा।
तो एक्स वाई के मान ज्ञात हो गए, तो एक्स वाई के मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए के निर्देशांक बराबर ए के निर्देशांक बराबर एक्स का मान वाई थे, तो एक्स का मान निकला 3 और वाई का मान -10, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा भाई यहाँ से। और उसके बाद ये वाले प्रश्न छोड़ रहे हैं, ये वाले 30% में आपके कटे हुए हैं। ठीक, 2024 में नहीं आने वाले हैं। ठीक, तो इनको छोड़ रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर बी देखिएगा। और इसके बाद जो ये तो हम राजीव का हमारे पास है, फिलहाल अंशुल तो हमारे पास सभी रखे हुए हैं। ठीक, देखो ये भी रखा हुआ है, अग्रवाल अरिहंत का भी रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम छोड़ रहे हैं बेटा, ये कटा हुआ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आप भी छोड़ दीजिए इनको। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का डी, कॉस थीटा बराबर इतना, तो साइन यानी इसका मान ज्ञात करना हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2D, और जो भी आपका नंबर हो अपना मिला लीजिए, प्रश्न को मिला लीजिए। अगर हम प्रश्न इसलिए दिखा देते हैं आपको, प्रश्न मिला लिया करो अपना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर 4/5। अब प्यारे बच्चों कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार 4 है और कर्ण 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इधर 5 का वर्ग आधार 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये तो बन जाएगा 25 - 16 बराबर लंब का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर ये निकलेगा हमारा 9, तो एल स्क्वायर बराबर 3 पे घात 2, घात से घात चली जाएगी, तो एल बराबर 3 सेंटीमीटर निकलेगा इतना। ठीक, अब यहाँ पे सेंटीमीटर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यानी एल का मान 3 निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया। तो देखो कॉस का तो मान हमें प्रश्न में दिया, लेकिन इन दोनों का मान नहीं दिया, तो इनका मान निकालेंगे पहले हम। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों लंब कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, और कर्ण कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा दीजिए। तो ये तो बन गया हमारा साइन थीटा का मान। अब इसके बाद कॉट का मान चाहिए, सॉरी टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कितना 3 है और आधार कितना 4 है, तो ये 4 लगा दीजिए। तो हमने साइन का भी मान ज्ञात कर लिया, साइन का भी मान ज्ञात कर लिया, टेन का भी मान ज्ञात कर लिया, और ये वाले मान हमें यहाँ लगाने हैं। तो साइन का मान 3/5, तो यहाँ पे 3/5, और कॉस का मान है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 लगा दीजिए, प्लस टेन का मान 3/4 और इसका होल वर्ग, क्योंकि घात 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे। तो 4 3 12 और 5 25, प्लस ये 3 3 9 और 4 4 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। बड़ा लंबा हो गया यार ये तो। चलिए हल करिए भाई। तो देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 1 16, 16 3 19, इधर से गुणा करिए। 25 8 200 और 25 नेमा 225 और बटा, इसका गुणा करेंगे तो 400 बन जाएगा हमारा। इसे जोड़िए, 5 2 7, 9 2 11, 2 1 3, 317 बटा 400। तो ये आ गया प्रश्न का हल। ठीक, इसका एक बार आंसर मैच करने हैं। लोग जोड़ हमने गलत कर दिया। 5 2 7, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 होगा, यहाँ पर 4 17 होगा जोड़। ठीक, अब सही है। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ई है। तो इसमें एफ का मान ज्ञात करना और माध्य दिया हुआ 25। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको। ये टेबल हमने बना रखी है। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है हमारी 6, एफ 6 और ये 10 और ये 5। ठीक है, अब इसके बाद ये मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, 10 का आधा करेंगे 5। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। अब आप इसमें ये देखिए यहाँ पर कितने का अंतर, 10 का अंतर है, तो इसमें 10 10 जोड़िए। तो 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25,
और 25 में 10 जोड़िए 35, और 35 में 10 जोड़िए 45। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे इन दोनों x इंटू एफ, अगला कॉलम होता है x इंटू एफ, यानी इन दोनों गुणा करेंगे तो 56 30, इसका इसमें करेंगे तो 15 एफ बन जाएगा हमारा, और 25 छक्का 150 बन जाएगा, ये 350 बन जाएगा, और 55 25 हासिल 2, 55 5 55 25 हासिल 2, और 5 चौक 20 2 22। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो इसके जोड़ को लिखा जाता है सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे, एफ को छोड़ दो, एफ लास्ट में जोड़ेंगे हम। 6 6 12, 12 और 6 17, एक बार फिर देखिए, 6 6 12, 12 5 17, 17 10 27। ठीक, ये सिग्मा एफ होगा। इसको जोड़ेंगे, इसके जोड़ को लिखा जाता है सिग्मा एक्स एफ बराबर, पहले संख्याओं को जोड़िए आप, देखो 0 0 5, तो ये आ गया हमारा। ठीक, 5 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15 की 5 हासिल 1 लगी हुई है। ठीक, तो 1 और 3 4, 4 2 6 और 1 हासिल 7, और प्लस ये 15 एफ हमने छोड़ दिया था, तो लास्ट में 15 एफ लिख देना इस प्रकार। अब यहाँ पे सूत्र होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर, और देखिए मैंने संख्याओं को जोड़ा, प्लस एफ और लिखेंगे यहाँ पर हम। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ, और समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है कितना है 25, तो इसकी जगह 25 लगा दीजिए। 25 बराबर इसका मान है हमारा 755 बटा 15 एफ, और इसका मान है 27 प्लस एफ। इसके नीचे एक करो, गुणा करिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा कर लो। देखो 25 छक्का 150, तो 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से 17 लगी है, और 25 दूनी 50, 50 में 17 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा हमारा, और प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25 एफ। ठीक, और बराबर आएगा 755 और प्लस 15 एफ। अब 15 एफ को उधर ले आओ और 675 उधर भेजिए, तो 15 25 एफ बराबर, नहीं माइनस, हटाओ यार इसको, पहले लिखिए 25 एफ और माइनस 15 एफ। अब ये 755 और माइनस 675, अब जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 10 एफ बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक, यहाँ दाई लेंगे 15, और 15 में तो 7 जाएगा 8, इतना, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, तो एफ बराबर 10 निकलेगा, सॉरी एफ बराबर हमारा निकलेगा 8, एफ बराबर 8। तो ये हो गया प्रश्न का हल। वीडियो को आराम से बैक करके देखो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखो, जितना चाहे उतना देखिए आप। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर यहाँ से हमारा है, इसमें एक और प्रश्न लेकर हम ये नहीं कराने वाले हैं, इसमें बहुलक आप अपने आप निकालिए। अब आ जाइए, देखो ये तो नहीं कराएंगे, देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यानी कि ये बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का अथवा देख लीजिए। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, अनसोल्ड को लगाते हैं साइड पे हम। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का अथवा है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर 100/22। ठीक है, माना भिन्न बराबर 100/22। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ते हैं। तो देखो इसके अंश में मैंने 1 जोड़ दिया, अंश में 1 जोड़ दो तो भिन्न 1/3 हो जाती है। अब इसको हल करो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3x + 3 और बराबर 22। इस 22 को दल ले जाओ, 3 को दल ले जाओ, 3x - 22 बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये माइनस का 3 लिखा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा लेना है यहाँ पर, माइनस का 3। ठीक है, अगला अब आगे कह रहा है
1/4 हो जाती है, इसके हर में 1 घटा दिया जाए। अब इसके हर में से 1 घटा दो तो x/y-1, तो भिन्न 1/4 हो जाती है, तो 1/4 कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बन जाएगा 4x बराबर y-1। ठीक, इस y को उधर ले आओ तो 4x माइनस y और बराबर -1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, ये वाला उठा के इसके नीचे लिख दो, 3x माइनस y और बराबर -3, ये समीकरण नंबर 1 है। इसके चिन्ह बदलो, माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों कट गए। अब 4x में से 3x चला जाएगा तो x बचेगा। अब ये प्लस का 3 है तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है तो 2 बचेगा, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 2 है तो समीकरण नंबर 1 में लगा दो यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे 2 लगा दो तो ये बन जाएगा 3 गुणा 2 माइनस y और बराबर -3, ये मैंने बताया था -3 है यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर -3, ये -6 तो -6 ले आइए, तो -y बराबर ये निकलेगा -9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 9 निकलेगा। तो जो हमने भिन्न मानी थी शुरुआत में, तो भिन्न बराबर हमारी हो जाएगी x/y। तो x का मान कितना निकला, x का मान 2 निकला है तो 2, और y का मान 9 निकला तो 9, तो इसका आंसर आ गया 2/9। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा अब यहाँ से, 2/9 सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 4, उसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। तो चलिए समझिएगा, अनसोल्ड को लगाते हैं साइड पे। तो प्रश्न नंबर है 4। तो सबसे पहले एक बनाना हमें भवन नहीं मंदिर बनाना है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा है एक मंदिर और ये है सड़क। ठीक है, और सड़क के दूसरी ओर एक है हमारा भवन या मकान भी बोल सकते हैं आप। तो प्रश्न कह रहा है मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखा गया। ठीक, तो इसको यहां से मिलाएंगे, इसको फिर यहां से मिलाएंगे, ये कोण कितने का हमारा 30 अंश का है। फिर इसके बाद यहां से इस भवन के आधार को देखा, अवनमन कोण बनेगा ये, तो ये कोण 45 अंश का है, तो जब ये वाले 45 का तो ये भी हमारा 45 का होगा। और मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, यानी ये वाली ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, तो यहाँ 15 मीटर लिख लीजिए आप। तो जब प्यारे बच्चों ये 15 है तो ये भी 15 होगी, 15 मीटर। और ये वाली दूरी कर लो h, ये वाली दूरी कर लो x, क्योंकि पता नहीं है, तो जब ये x है तो ये भी x होगा हमारा। तो a b c d और ये e। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, माना ए ई एक मंदिर है, ए एक मंदिर तथा VD एक भवन है। नई लाइन से लिखो, सिद्ध करना है यानी जो भवन की ऊंचाई, ये वाली भवन की ऊंचाई यानी कि BD बराबर है हमारा 5 3 प्लस √3 मीटर, ये निकालनी है हमें। चलिए समझिए, तो सबसे पहले ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे EA या BAE में, समकोण त्रिभुज BAE में, तो यहाँ पे लगेगा tan 45 लंब बटा आधार होता है, ये हमारा tan 45 होता है लंब बटा आधार। तो देखो जब ये वाला त्रिभुज लिया हमने तो ये लंब और ये आधार, तो हो जाएगा 15/x। tan 45 का मान 1, मान भी आपको याद होने चाहिए। 15/x कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा 15 मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे CECD में,
समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे 33 लंब बटा आधार यानी एच बटा एक्स हो जाएगा। अरे भाई जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो 33 का मान 1/√3 बराबर, और एक्स की जगह पे 15 लगा दो, इसे एक्स की जगह पे 15 लगाओ तो एच बटा हो जाएगा 15। कैसे गुणा करो, अब जब कैसे गुणा करेंगे तो इसका इसमें इसका इसमें, तो √3h बराबर 15, इसका भाग लगा दो तो h बराबर निकलेगा हमारा 15/√3। जब ये 15/√3 निकलेगा, इसका कर दो परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा √3/√3। तो h बराबर हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये तो 15/√3 हो जाएगा। फिर इस √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 बनेगा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे जो h है हमारा, h बराबर निकलेगा 5/√3 मीटर इतना। अब यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई, नई लाइन से लिखना है भवन है, हाँ भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। कहाँ गया सवाल, हाँ तो सिद्ध कीजिए भवन। तो प्यारे बच्चों भवन देखो शुरुआत में क्या लिखा, BD एक भवन है, तो यही तो भवन है। तो नई लाइन से लिखना BD बराबर, यानी लिख लो भवन की ऊंचाई, हेडिंग के रूप में लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो BD बराबर 15 + h का मान ये रहा 15 + 5/√3। अब यहाँ से 5 कॉमन मिल जाएगा, तो जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 3 + √3 मीटर। ये हो गया प्रश्न हमारा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। इसका अथवा देखिए अब आप, चौथे का अथवा है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। चलिए इसको भी सिद्ध करना है। देखो एक बार प्रश्न को फिर देख रहे हैं। भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो ये हमारी एक क्षैतिज रेखा है और ये हमारा एक भवन है। ये सवाल उसी की तरह है, ठीक है, चलो उधर कर लो। ये हमारा एक भवन है और एक दूसरा क्या है, एक स्तंभ है। ये हमारा एक स्तंभ है, तो यहां से इसको देखा गया, ठीक, तो कोण बना कितने का, 60 का, तो यहाँ पे 60 लिख लीजिए। फिर यहां से इसके पाद को देखा गया, तो ये जो कोण है हमारा कितने का, 45 का है। तो जब ये 45 का होता है तो ये भी 45 का होता है। ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो ABCD और ये E, और प्रश्न कह रहा है यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है, ठीक, कितनी। फिर लास्ट में प्रश्न कह रहा है, तो कहाँ चला गया, हाँ भवन की ऊंचाई सिद्ध करने, तो ये भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई को h कर लीजिए, ठीक, इतना। तो जब प्यारे बच्चों h ये है तो ये भी h होगा, और ये वाला हो जाएगा 40 - h। तो चित्र बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना है, माना AE एक भवन तथा BD एक स्तंभ है। ठीक, BD एक स्तंभ है। तो सबसे पहले और सिद्ध करना वो भी लिख लो। सिद्ध करना AE अर्थात इस h का मान निकालना है, यानी h बराबर निकालना है हमें 20√3 - 1 मीटर, ये निकालना है, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाली दूरी x कर लो, तो ये वाली दूरी x है, तो ये भी हमारी x हो गई। तो समकोण त्रिभुज BAE में, समकोण त्रिभुज
बी ए ई में, तो यहाँ पे लगाना tan 45 लंब बटा आधार यानी एच बटा एक्स, और tan 45 का मान 1, तो एच बटा एक्स, इसके नीचे करो तो एक्स बराबर एच निकलेगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेना ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे tan 60 लगेगा। हमने ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला लिया, ठीक, tan 60 है तो लंब बटा आधार, तो ये बन जाएगा हमारा 40 माइनस एच बटा एक्स है, और tan 60 का मान √3, 40 माइनस एच, और इस x का मान देखिए h निकाल चुके, तो इस x की जगह पे h लगा दीजिए इस प्रकार, तो इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो √3h बराबर 40 माइनस एच, और ये वाला h इधर ले आइए, तो √3h और प्लस का h बराबर 40। अब यहाँ से h कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बराबर 40, तो इसका भाग लगा देंगे, तो h बराबर हो जाएगा था 40 बटा √3 + 1, इसका परमेकड़ करेंगे तो प्लस है तो माइनस गुणा कर दो ऊपर नीचे, √3 - 1 और √3 - 1 इस प्रकार, तो h बराबर ये हो जाएगा 40 √3 - 1। अब यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 40 और कोष्टक के अंदर √3 - 1, यहाँ पे बचेगा 3 - 2, 3 - 1, इसका 3 इसका 1 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 - 1 और बटा 2, 2 1 2, तो ये काटो 20 हो जाएगा, तो h बराबर निकलेगा 20 और कोष्टक के अंदर √3 - 1 मीटर, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई हिंदी से नोट करिए। और प्यारे बच्चों एक बार फिर लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भाई। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए 5वें का अथवा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बग पृष्ठ और शंकु का बग पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है यार। देखो प्रश्न कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। बेटा ये हमारा एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है ये, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम, प्रश्न नंबर है 5, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कैसी है, समान है। यहाँ पे कोई माप तो देने ही रखी है, चलिए कोई बात नहीं। अब लास्ट में प्रश्न में ये भी बोल रखा है अर्धगोले का बग पृष्ठ, तो अर्धगोले का बग पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का बग पृष्ठ अर्धगोले का बग पृष्ठ बराबर शंकु का बग पृष्ठ। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमें शंकु की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या r और शंकु की ऊंचाई यानी r बटा h का मान निकालना है हमें। तो देखो अर्धगोले का बग पृष्ठ होता है 2πr², ये अर्धगोले का बग पृष्ठ हो गया, और शंकु का बग पृष्ठ होता है πr/l, ये होता है। तो देखो पाई से पाई काट दो और एक r से एक r काट दो, तो यहाँ पे बचा हुआ 2r, ये l है तो l की जगह पर सूत्र लगा दीजिए आप, ये वाला h² + r², ठीक, ये l का सूत्र होता है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करो, या ऐसे समझिए इधर से ये अंडरू हटेगा, इधर से ये अंडरू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी, तो 2r का होल वर्ग बराबर h² + r²।
तो ये बन जाएगा हमारा 4r²। इसको उधर ले आइए 3r, अरे भैया इसको उधर लाएंगे तो r² हो जाएगा ये, बराबर h²। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 3r² बराबर h²। अब यहाँ पर हम एक कर सकते हैं इस प्रकार, तो देखिए ये जो h² है इसके नीचे आएगा और ये 3 इसके नीचे जाएगा, तो ये r² बटा h² और बराबर 1/3 ऐसे करके। अब यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 है, तो r बटा h पे घात 2 बराबर 1/3। इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर लग जाएगा, तो r बटा h बराबर √1/3। अब आपको पता 1 पे अंडर लगाते नहीं है, तो r बटा h बराबर 1/√3। ठीक, इसको या करके से लिख सकते हो r अनुपात h बराबर 1/√3। ये आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।